ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि चैप्टर एथलेटिक्स है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। आइए अब शुरू करते हैं। एथलेटिक्स। एक, दी गई खेल सामग्रियों का वजन के अनुसार घटता क्रम क्या है? तो अगर इसको वजन के अनुसार अगर सजाया जाए घटते क्रम में, तो गोला का वजन तो आप जानते हैं कि मेंस और वुमेन्स कैटेगरी के अनुसार इसमें डिवाइड किया जाता है। तो गोला का वजन पुरुष के लिए 7 किलो कुछ होता है, कुछ ग्राम, और महिला के लिए यह 4 केजी के आसपास होता है। उसके बाद डिस्कस थ्रो में क्रमशः 2 केजी और 1 केजी होता है। जैवलिन में उसी प्रकार से क्रमशः 800 ग्राम से 600 ग्राम होता है। तो घटते वजन के अनुसार अगर सजाया जाए तो इसका ऑप्शन डी 2, 1, 3 सही जवाब होगा। गोला, डिस्कस और भाला। 2, मैराथन दौड़ में किसी धावक द्वारा तय की गई मानक दूरी होती है। तो मानक दूरी इसमें से अगर देखा जाए तो यह होगा 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब एक बात और याद रखिए कि मैराथन दौड़ में जो रिफ्रेशमेंट टाइम होता है प्रत्येक 5 किलोमीटर पे होता है। एक और बात कि किलोमीटर के अलावा कभी कभी इसका जवाब आंसर जो है मील में लिखा रहता है। तो मील में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 26 मील 385 गज होगा मैराथन की दूरी। तीसरा, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो वही 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन बी। मैराथन 4, मैराथन दौड़ की कुल मानक दूरी, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 42.195 किलोमीटर। 6, मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? तो मैराथन दौड़ की दूरी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 42.195 बी। 7, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितना होता है दौड़ का? तो ऑप्शन सी होगा। 8, मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है? तो इसमें 26 मील 385 गज। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 9, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है। तो ऑप्शन सी प्रत्येक 5 किलोमीटर पर। 10, अगर देखा जाए पूछता है निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है? तो भारत केसरी की उपाधि कुश्ती में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अच्छा देखिए, एथलेटिक्स जब पढ़ रहे हैं तो एथलेटिक्स विषय के बारे में यह जान लीजिए कि एथलेटिक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल करने का काम IAAF करता है, जिसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स संघ, जिसकी स्थापना 1912 लंदन में हुआ था। अगर यही भारत के विषय में पूछा जाए सिर्फ, तो इसको कंट्रोल करने का काम AAFI करता है। इसका फुल फॉर्म हो गया एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1946 में नई दिल्ली में हुआ था। एथलेटिक के विषय में कुछ और समझ लीजिए, जैसे कि एथलेटिक में सबसे पहले 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था गुरबचन सिंह रंधावा को। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में OM नाम्बियार को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1998-99 में ज्योतिर्मयी सिकंदर को दिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको याद रखना जरूरी है। 11 कहता है 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लाइन का तीसरा स्टैगर कितनी दूरी पे होता है? तो स्टैगर सारा याद कर लीजिए। पहला तो 0 से स्टार्ट होता है। क्रमशः इसको याद रखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रमशः ऐसे याद कीजिए। 1 में तो 0 से स्टार्ट होगा। 2 7.037 मीटर से स्टार्ट होगा। तीसरा 14.70 से स्टार्ट होगा। चौथा 22.36 से स्टार्ट होगा। चौथा का 22.36 से होगा। पांचवा का 30.34 से, छठा का 37.7, सातवां का 45, आठवां का 53। तो इनको क्रमशः याद कर लीजिए। 7, 14, 22, 30, 37, 45 और 53।
यहाँ सवाल है 400 मीटर ट्रैक में 1.22 चौड़े लेन का तीसरा स्टैगर, तो 0, 7, 14, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा तीसरा का 14.71, ऑप्शन बी। 400 मीटर दौड़ के दूसरे लाइन का स्टैगर होता है, तो दूसरे लाइन का स्टैगर 7.04 मीटर होता है, ऑप्शन डी। 13, 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है, तो आधा स्टैगर दिया जाएगा। 14, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो एक लाइन की चौड़ाई 1.22 मीटर होता है, ऑप्शन सही जवाब होगा सी। 15, 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्टैगर कितनी दूरी पर शुरुआत पंक्ति से लगाया जाता है, तो 0, 7, 14, 22, चौथा जो है वह शुरुआत किया जाएगा 22.38, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 16, एक ट्रैक में एक लाइन की चौड़ाई 1.22 मीटर, ऑप्शन डी। 17, मानक धावन पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए पांचवा स्टैगर शुरुआती लाइन से कितनी दूरी पर होगा, तो इसको 400 का याद रखिए, उसका आधा कर दीजिए, तो 400 में क्या था, पांचवा 0, 7, 14, 22, 30, पांचवा 30 दशमलव कुछ था, तो इसका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी 15.2, क्योंकि 200 मीटर का पूछा है। 18, पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ और अखाड़े के बीच कितनी दूरी होती है, तो ऑप्शन डी 13 मीटर का दूरी होता है। 19, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाता है, यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जब भी कोई भी मैच टाई हो जाता है ट्रिपल जंप में, तो जो उसका सर्वोत्तम कूद होगा उसी के स्थान पर निर्णय लिया जाएगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी और दिया जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 20 में क्या कहता है पढ़ लीजिए, लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए अगर टाई हो गया, वो तो ट्रिपल जंप था, अब ये लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप पे अगर प्रथम स्थान पे टाई हो जाए तो दोनों का पिछला कूद बराबर हो, तो इस दौरान में क्या निर्णय लिया जाएगा, इस दौरान में क्या होगा, दोनों को एक एक कूद का मौका दिया जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। अब इसमें कुछ और याद रखिए, जैसे लॉन्ग जंप के लिए 3 स्टाइल होता है, उनका नाम क्रमशः इस प्रकार है, हैंग स्टाइल, हिच किक स्टाइल, सेल स्टाइल, यह तीनों स्टाइल का नाम याद रखिए। 21, लंबी कूद में टाई ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है, तो अगर टाई हो गया लंबी कूद में, तो टाई को ब्रेक करने के लिए अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब। 22 में क्या हो जाएगा, लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र क्या होता है, तो लॉन्ग जंप का जो लॉन्ग पिट होता है वो 9 मीटर लंबा और 2.75 से 3 मीटर चौड़ा होता है, जिसकी गहराई अगर देखी जाए तो गहराई लगभग उसमें 50 सेंटीमीटर गहरा होता है। ये हो गया, तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ऊपर में ही होगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 23, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ का स्टैंडर्ड माप क्या होता है, तो 400 मीटर होता है। निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है, तो निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता तो हो जाता है इसमें लॉन्ग जंप। अच्छा, एक ट्रिपल जंप के बारे में समझ लीजिए कि ट्रिपल जंप में उसको अलग नाम से हॉप स्टेप और जंप के नाम से भी जानते हैं। 25, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया क्या होता है, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया 5.3 मीटर होता है, 25 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। हाई जंप के बारे में एक और बात समझ लीजिए, हाई जंप करने के कई स्टाइल हैं, जैसे कि एक हो गया सीजर कट, ईस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, स्ट्रैडल स्टाइल, कहीं कहीं आपको फॉक्सबेरी स्टाइल भी हाई जंप में उसके नाम से जाना जाता है, आपको मिलेगा, तो इसको जरा पढ़ेंगे।
26 ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल 5.3 मीटर होता है, ऑप्शन सी। 27 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो अनुक्रम हो जाएगा इसका, तो एक हो जाएगा प्रेरक स्टिमुलस, प्रतिक्रिया समय, गतिवर्धन चरण, अनुरक्षण चरण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। स्टिमुलस, रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन फेस, मेंटेनेंस फेस। 28 में 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक अगर स्टीपल चेस को छोड़ दिया जाए तो जितने भी बाधा दौड़ है उनमें सभी बाधाओं की संख्या 10 होती है। एक तो यह बात जान लीजिए। दूसरा एक और बात इसमें जान लीजिए कि पुरुषों के लिए 110 मीटर का बाधा दौड़ और 400 मीटर का बाधा दौड़ होता है, और महिलाओं के लिए 100 मीटर और 400 मीटर का बाधा दौड़ होता है। 110 मीटर का बाधा दौड़ जो होता है उसमें हर्डल का ऊंचाई 1.067 मीटर होता है, और 400 मीटर पुरुषों में 0.914 मीटर होता है हर्डल की ऊंचाई। और महिलाओं में अगर देखा जाए 100 मीटर के बाधा दौड़ में तो 0.84 बाधा ऊंचाई होता है उसका, और 400 मीटर के लिए अगर हर्डल का ऊंचाई देखा जाए महिलाओं में तो 0.67 होता है। कुछ और बातें, 110 मीटर के हर्डल रेस में पहला जो हर्डल होता है उसका दूरी लगभग 13.75 होता है, और अंतिम का लास्ट का जो होता है फिनिश लाइन से वह 14.20 होता है। पुरुषों के 400 मीटर में हर्डल का ऊंचाई तो आप जान गए कि 0.91 होता है। इसका पहला बाधा जो होता है वह 45 मीटर की दूरी पर होता है, और अंतिम फिनिश लाइन वाला जो होता है उससे पहले एक बाधा का दूरी 40 मीटर होता है। तो कुछ यह बात याद रखना चाहिए आपको। 29 में क्या है? बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो 10। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो 400 मीटर में बाधाओं की ऊंचाई तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 0.76 इसका सही जवाब होगा। एक तो ये हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक सवाल है कि 110 मीटर की बाधा दौड़ में 110 मीटर तो आप जानते हैं कि यह पुरुषों का होता है। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होगा? तो सबसे ज्यादा बाधा की ऊंचाई 110 में ही होता है, और वह है ऑप्शन डी 1.067 मीटर। 33 में क्या कहता है? पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई क्या होता है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 34 110 मीटर हर्डल दौड़ मतलब पुरुषों का दौड़ में प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी क्या होता है? प्रथम तो 13.73 दे रहा है, 75 भी हो सकता है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और अंत का जो होता है, अंत रेखा से पहले का जो हर्डल होता है, लास्ट हर्डल, उसका दूरी 14.73 होता है। तो यह बात याद रखिएगा। आ जाइए 35 पे, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा का, तो ये ऑप्शंस डी सही जवाब होगा 1.067 मीटर। 36 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? तो 10 बाधाएं होती हैं। 37 100 मीटर महिला बाधा की ऊंचाई, 100 मीटर महिला, तो महिला का अगर पूछा है बाधा की ऊंचाई तो 100 मीटर वाले में तो यहाँ पर 0.84 होना चाहिए, 0.84 बाधा की ऊंचाई हो जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। 38 महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.84 ही होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 38 में 39 का क्या कहता है? 39 में यहाँ पर है 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़, यह भी ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का 40 में अगर देखा जाए तो 40 में इसको जरा सा क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर जो दे रहा है
कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हेप्टाथलन महिलाएं का ही होता है और इसमें ऑप्शन डी ही दे रहा है। तो इसके अनुसार जरा सा इसको क्रॉस चेक करना जरूरी है। 41 में क्या है कि महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम है अनुराधा बिस्वाल नाम है, जिन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड 13.38 सेकंड में इन्हीं के नाम पर है, इसको जरा सा याद रखिएगा। 42 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है, तो 40 होता है, ऑप्शन सी सही जवाब। 43 400 मीटर ट्रैक में अब पूछ रहा है कि रनिंग रेडियस दिया हुआ है 36.81 मीटर, तो स्ट्रेट की दूरी क्या होगी। देखिए तो यहाँ 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाइए अब 44 पे। 44 में कहता है कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टर किस राज्य से है, तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं। इसमें कुछ और बात जान लीजिए कि कर्णम मल्लेश्वरी वह भारतीय पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और केडी यादव वो पहले पुरुष हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता है, हेलसिंकी 1952 ओलंपिक में कुश्ती में। और एक पीटी उषा है जो कि केरला से है, यह भी याद रखिए। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में यह जानिए कि कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 सिडनी ओलंपिक में मेडल जीता था। 45 डिक फॉसबरी किनके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक का नाम रखा गया, तो किस देश के खिलाड़ी हैं, तो यह तो अमेरिका के हैं। इनका पूरा नाम दिया हुआ है रिचर्ड डगलस फॉसबरी, ये याद रखिए। 46 फॉसबरी फ्लॉप शब्द किस एथलेटिक स्पर्धा से है, तो यह हो गया ऊंची कूद से हो गया। 47 डिक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी किस देश के हैं, तो यह हो गया यूएसए। 48 फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट का तकनीक है, तो यह तो हो गया ऊंची कूद। 49 एथलेटिक में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो यह तो जान लीजिए कि इसका पहली बार प्रयोग जो है 1968 मैक्सिको ओलंपिक में किया गया था। अब इसको कैसे याद रखा जाए 1968 मैक्सिको ओलंपिक को, तो याद रखिए कि एक तो पहले सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग पहली बार इसमें किया गया था इस ओलंपिक में, दूसरा डोप परीक्षण जो है इसी ओलंपिक से स्टार्ट किया गया था। हालांकि डोप का पहला मामला 1960 रोम ओलंपिक में आया था, परंतु डोप निरीक्षण का कार्य जो है वह 1968 मैक्सिको ओलंपिक से ही स्टार्ट किया गया था, यह याद रखेंगे। 50 में क्या कहता है, ट्रैक इवेंट में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए, तो मुख्य टाइम कीपर सहित 3 अगर हैं तो रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए, विश्व रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए। 50 डेकाथलॉन एथलेटिक्स में स्पर्धाओं की एक संयुक्त स्पर्धा होती है। देखिए अगर यह देखा जाए डेकाथलॉन के बारे में, तो डेकाथलॉन में 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं, 6 फील्ड इवेंट होते हैं। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इसके बारे में जरा सा आप समझ लीजिए। डेकाथलॉन के बारे में समझने से पहले कुछ इनसे जुड़े हुए 2-3 इवेंट हम बताते हैं। एक तो डेकाथलॉन होता है जो पुरुषों का होता है, एक हेप्टाथलॉन होता है जो महिलाओं का होता है, और एक होता है ट्रायथलॉन जो कि तैराकी स्पर्धा से जुड़ा हुआ है। अब पहले डेकाथलॉन के बारे में समझिए। इसमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होता है। कौन कौन सा है उसको इस प्रकार से समझिए कि पहले दिन जो है, पहले दिन डेकाथलॉन में 100 मीटर का दौड़, उसके बाद लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद, 400 मीटर का दौड़ होता है। और दूसरे दिन डेकाथलॉन के 100 मीटर हर्डल्स,
डिस्कस थ्रो, बांस कूद, भाला फेंक, 1500 मीटर का दौड़ होता है। यह बात याद रखिएगा। अब हेप्टाथलॉन के बारे में समझिए, जो कि महिलाओं का इवेंट है। उसमें पहले दिन 100 मीटर रेस होता है, नहीं 100 मीटर हर्डल होता है, दूसरा हाई जंप, तीसरा शॉर्ट पुट, चौथा 200 मीटर का रनिंग होता है। दूसरे दिन लॉन्ग जंप, जैवलिन और 800 मीटर का इवेंट होता है हेप्टाथलॉन में। अब ट्रायथलॉन के बारे में समझ लीजिए। ट्रायथलॉन एक बहु खेल कूद प्रतिस्पर्धात्मक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है, एकल प्रतिस्पर्धा है। अब इसमें समझिए, इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स का नाम है तैराकी 1.5 किलोमीटर होगा, उसके बाद साइकिलिंग 40 किलोमीटर होगा तथा दौड़ 10 किलोमीटर होगा। तो इन तीनों इवेंट को एक साथ याद रखेंगे। 51। अब 52 में क्या कहता है उसको जरा सा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन डेकाथलॉन के बारे में सही है? अब कौन सी बात डेकाथलॉन के बारे में सही है यह समझ लीजिए। लंबी कूद पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता है, तो यह बात तो सही है। लंबी कूद डेकाथलॉन के पहले दिन की दूसरी स्पर्धा है, क्योंकि उससे पहले की स्पर्धा तो 100 मीटर रेस है। दूसरा 400 मीटर की दौड़ पहले दिन की दूसरी अंतिम स्पर्धा है, यह तो गलत हो गया। 110 मीटर की बाधा दौड़ दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता है। 110 मीटर दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता है, तो यह तो सही जवाब है। 4 डिस्कस थ्रो दूसरे दिन की दूसरी अंतिम प्रतियोगिता है, तो डिस्कस थ्रो दूसरे दिन की अंतिम प्रतियोगिता दूसरी अंतिम प्रतियोगिता नहीं है, यह बात गलत है, क्योंकि दूसरे दिन की दूसरी अंतिम प्रतियोगिता भाला फेंक है। तो ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए, डेकाथलॉन में इवेंट कितने होते हैं? तो 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं, ऑप्शन बी। 54 डेकाथलॉन में कुल कितने फील्ड इवेंट होते हैं? तो फील्ड इवेंट डेकाथलॉन में फील्ड इवेंट सिर्फ 6 होते हैं। 55 निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में सम्मिलित नहीं है? तो डेकाथलॉन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी 800 मीटर दौड़ नहीं होता है, क्योंकि 800 मीटर दौड़ हेप्टाथलॉन के दूसरे दिन के अंतिम स्पर्धा है। 56 डेकाथलॉन के खेल में अंतिम स्पर्धा हमेशा क्या होता है? तो हमेशा इसके अंतिम दिन का स्पर्धा जो है वह होता है 1500 मीटर की दौड़, ऑप्शन बी सही जवाब। 57 2 दिनों तक चलने वाली पुरुष डेकाथलॉन प्रतियोगिता में एथलेटिक की कौन सी स्पर्धा पहले दिन आयोजित की जाती है? 2 दिनों तक चलने वाली पुरुष डेकाथलॉन प्रतियोगिता में एथलेटिक की कौन सी स्पर्धा पहले दिन आयोजित की जाती है? तो यह देखा जाए तो पहले दिन जो आयोजित किया जाता है वह है गोला फेंक, चक्का फेंक तो उसके दूसरे दिन होता है। चक्का फेंक मतलब ये डिस्कस थ्रो, तो डिस्कस थ्रो तो दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन की दूसरी स्पर्धा है। पोल वॉल्ट भी दूसरे दिन की तीसरी स्पर्धा है। और गोला फेंक, हाँ गोला फेंक पहले दिन की तीसरी स्पर्धा है। तो ये सही जवाब हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। आप देख लीजिए इसको, ऑप्शन सी सही जवाब है। 58 डेकाथलॉन में कितने प्रतियोगिता इवेंट्स होते हैं? तो 10 होते हैं। 4 ट्रैक होता है, 6 फील्ड इवेंट होता है। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? तो 7 इवेंट होते हैं, 7 इवेंट होते हैं, यह बात आप याद रखिए। अब 7 इवेंट होते हैं, जिसमें से 3 तो ट्रैक इवेंट होता है, 4 फील्ड इवेंट होता है। वही अगर डेकाथलॉन में बात किया जाए तो पहले दिन 4 ट्रैक और 6 फील्ड होता है, इसको क्रमशः याद रखिए। 60 निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है?
तो हेप्टाथलॉन में अगर देखा जाए तो हेप्टाथलॉन में डिस्कस थ्रो नहीं होता है। तो हेप्टाथलॉन में क्या क्या होता है याद कीजिए, आपको याद होगा पहले दिन 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट 200 मीटर, दूसरे दिन लॉन्ग जंप, जैवलिन 800। इसको बार बार दोहराइए। 61 हाफ स्टेप एंड जंप इवेंट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रिपल जंप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो गया। 63 स्टीपल चेज में जल जंपों की संख्या कितनी होती है? तो जल जंपों की संख्या जो होता है वह लगभग जल जंप की संख्या 7 होता है। हमेशा याद रखिए, आपको स्टीपल चेज में 28 गो हर्डल जंप करना पड़ेगा, 28 बाधा जंप करना पड़ेगा और 7 वाटर जंप करना पड़ेगा यहाँ पर। और 63 में सवाल पूछा है कि स्टीपल चेज में जल जंपों की संख्या कितनी है? तो 7 है। 64 300 मीटर स्टीपल चेज में कितना बाधा दौड़ और कितने पानी कूद? तो यह 28-7 का कॉम्बिनेशन हो गया, ऑप्शन बी। 65 300 मीटर स्टीपल चेज में वाटर जंप की संख्या कितनी है? तो 7 है, 7 हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चंस और नहीं, इसमें कोई कर नहीं, ठीक है। 66 स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी होती है 3000 मीटर होता है, इसको याद रखेंगे। 67 कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य का उदाहरण है? तो प्रोजेक्टाइल का यहाँ उदाहरण तो हो गया हवा में फेंकी हुई गेंद, यह प्रोजेक्टाइल का एंगल हो गया। 68 निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो देखिए, इसमें अगर सही बताना है तो यह समझ लीजिए कि डिस्कस थ्रो का क्षेत्रक कोण तो 34.92 होता है, यह सही है। और तीसरा, पुरुष डिस्कस का व्यास 22 सेंटीमीटर होता है, यह भी सही है। और पांचवा, महिला जेवलिन की लंबाई 1.20 से 1.30 मीटर होता है, यह सही है। तो ऑप्शंस 1, 3, 5 सही जवाब है। तो 1, 3, 5 है, किसमें है? ऑप्शन बी सही जवाब है। बाकी सब को भी एक बार जो गलत है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब आ जाइए 69 में। 69 में कहता है पुरुष भाले की लंबाई कितना है? तो पुरुष भाले की लंबाई ऑप्शंस ए 2.60 से 2.70 मीटर है, यह याद कर लीजिए। चलिए, कुछ बात है यहाँ पर जो समझना चाहिए कि जैवलिन का क्रमशः वजन 800 ग्राम, पुरुष महिलाओं के लिए 600 ग्राम, दौड़ने का क्षेत्र जो है 36 मीटर होता है और 4 मीटर का चौड़ाई होता है, यह बात याद रखिए जो गली में आप दौड़ते हैं। भाला की लंबाई पुरुष और महिला के लिए क्रमशः 2.60 से 70 पुरुष का और महिलाओं के लिए 2.20 मीटर से 2.30 मीटर तक का होता है, यह बात याद रखिएगा। महिला भाला का वजन कितना होता है? 600 ग्राम होता है। 71 महिला के लिए जैवलिन का भार कितना होता है? तो 600 ग्राम होता है, 600 ग्राम होता है। 72 पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? तो पुरुषों के लिए भाले का वजन 800 ग्राम होता है। 73 पुरुष वर्ग के भाला प्रक्षेप हेतु भाला का अधिकतम लंबाई कितना होता है? अधिकतम लंबाई 2.70 होगा, अधिकतम यही हो सकता है। 74 महिला के भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए भाले का भार होना चाहिए 600 ग्राम। 75 हिच किक विधि किस इवेंट की तकनीक है? तो यह तो हो गया लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं कि 3 स्टाइल होता है, हिच किक स्टाइल, हैंगिंग स्टाइल और सेल स्टाइल। इन 3 तरीकों से लॉन्ग जंप लगाया जा सकता है। 76 4x10 मीटर रिले बाधा में कौन सी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है? तत्पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है तो क्या निर्णय होगा? तो निर्णय स्पष्ट है, जैसे ही दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली करेगा कोई भी टीम होगा उसको उस टीम को आउट कर दिया जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 77 में क्या है?
77 में एंकर धावक का संबंध किस खेल से है? तो एंकर धावक का संबंध रिले रेस से है। जो पहला स्टार्ट करता है उसी को एंकर धावक कहते हैं। एंकर धावक का संबंध उसी से है। आई थिंक जो स्टार्ट करता है उसी को कहते हैं। 78 अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है। यह तो एथलेटिक्स से संबंधित है। आई थिंक इसमें जो अंजू बॉबी जॉर्ज का जो खेल था वह लॉन्ग जंप था। ऑप्शन सी याद रखेंगे इसको। 79 अंजू बॉबी किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। 80 सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो यह हो गया एथलेटिक्स से संबंधित है। 81 में क्या कहता है? कृष्णा पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कृष्णा पुनिया तो तस्तरी फेंक से संबंधित है, मतलब डिस्कस थ्रो, यह याद रखेंगे। कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। वह एशियाई खेल जिसमें पीटी उषा 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाई। तो यह तो हो गया 1986 एशियाई खेलों में 86 के एशियन गेम्स में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर अपना नाम लहराया। 84 पीटी उषा निम्नलिखित में से किससे विशेष रूप से संबंधित है? तो 400 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़ से विशेष रूप से पीटी उषा संबंधित है। 85 गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह पीटी उषा की आत्मकथा है। पीटी उषा को प्योरली एक्सप्रेस एवं उड़न परी के भी नाम से जाना जाता है। उनको 1983 में मेरे जन्म से 5 साल पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 86 भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? तो मिल्खा सिंह हो गए फ्लाइंग सिख। भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है? तो मिल्खा सिंह इनका नाम है। 88 भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम क्या है? तो मिल्खा सिंह नाम है। 89 मिल्खा सिंह जुड़े हुए हैं। तो मिल्खा सिंह जुड़े हुए हैं। यह 200 मीटर दौड़ से भी जुड़े हुए थे और 400 मीटर दौड़ से भी थे। तो यहाँ इसका आंसर जो है BC दोनों होगा। 90 माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है? तो माइकल जॉनसन एथलेटिक खेल से संबंधित है और यह अमेरिका के खिलाड़ी है। एक यह भी बात आपको याद रखना है कि यह अमेरिका से संबंधित है। 91 विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है? तो विजय सिंह चौहान एथलेटिक्स से संबंधित है। विशेषकर यह डेकाथलॉन खेल से संबंधित है, यह भी बात याद रखिएगा। एथलेटिक्स में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो खिलाड़ी उसका नाम गुरुबचन सिंह रंधावा है। 92 VS चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो डेकाथलॉन से संबंधित हैं। 93 1984 के ओलंपिक खेलों में ट्रैक और फील्ड स्टार कार्ल लुइस ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो कार्ल लुइस ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। लॉस एंजलिस 1984 में हुआ था और 1988 में सियोल ओलंपिक जो कि साउथ कोरिया में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। लॉस एंजलिस 1984 क्योंकि 80 में देखा जाए तो मॉस्को ओलंपिक हुआ था। चलिए लॉस एंजलिस 1984 और 1988 में सियोल दक्षिण कोरिया। 94 का सभी स्प्रिंट दौड़ में एक स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। सभी स्प्रिंट रेस में काउच स्टार्ट का उपयोग किया जाता है, यह बात याद रखेंगे। एक 96 क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन में कहता है कि दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है? तो 400 मीटर से अधिक के दौड़ में धावक जमीन को स्पर्श नहीं करके दौड़ सकता है, मतलब उसको खड़े खड़े दौड़ना स्टार्ट करना होगा। अगर वो 400 मीटर से कम का दौड़ है तो वह धरती पर हाथ रख के अपना रनिंग स्टार्ट कर सकता है। 95 स्प्रिंट दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है?
तो स्प्रिंट रेस में सहनशीलता की कोई आवश्यकता नहीं है, पेशीय सहनशीलता। ऑप्शन बी। 96, ये तो अभी ही पढ़े हैं। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता, तो ऑप्शन बी होगा। 97, 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों, कनिष्ठ पुरुषों और युवा लड़कों के लिए दो बाधाओं के बीच कितने मीटर की दूरी होती है, तो यह तो लगभग 35 मीटर का दूरी होता है। फिर से इसको एक बार समझिए। 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों, कनिष्ठ पुरुषों और युवा लड़कों के लिए दो बाधाओं के बीच कितने मीटर की दूरी होती है, तो 35 मीटर का। जबकि आपको याद होगा कि 400 मीटर का पुरुष रेस जब होता है तो उसमें पहला हर्डल का दूरी जो होता है वह 45 और अंतिम वाला हर्डल समाप्ति रेखा से 40 मीटर की दूरी पे होता है। तो इसको भी एक बार यहाँ पर आप याद रखिएगा। 98 में कहता है एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है, तो उसके लिए क्या निर्णय होगा, उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। ऑप्शन है ये सही है, उसे पहले सुनिश्चित इवेंट के लिए अयोग्य किया जाएगा, यह गलत है। उसे संपूर्ण इवेंट के लिए अयोग्य किया जाएगा, यह भी बात गलत है। एथलेटिक अपनी इच्छा से भाग ले सके, यह भी गलत है। तो मतलब ऑप्शन ए सही जवाब है, उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति है। 99, दौड़ की सही दिशा क्या होगी, तो दौड़ की सही दिशा जो है हमेशा आप दौड़ेंगे बाईं तरफ से दौड़ेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। 100, लंबी दूरी के दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो चक्रों का रिकॉर्ड तो लैप स्कोरर रखता है, ऑप्शन डी। 101, 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई निम्नलिखित में से किस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, तो यह तो 300 मीटर से ऊपर का जो है यह तो आपके अगर देखा जाए तो लंबी दूरी की दौड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। जैसे कि 300 मीटर स्टीपल चेज, 5000, 10,000 मैराथन दौड़ आदि लंबी दूरी की दौड़ों में शामिल की जाती है। इनमें प्रायः 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। 101, 102, बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है, तो सफेद और लाल रंग की होती है। ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखिए बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा जो है लाल रंग की होती है, यह बात याद रखिए। एक्सचेंज जोन जो होता है, एक्सचेंज जोन हमेशा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें रिले दौड़ के धावक आपस में रिले बैटन बदलते हैं। इसका कुल माप 20 मीटर होता है, अर्थात रिले मार्क के 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे का क्षेत्र होता है एक्सचेंज जोन, और वह जो मार्क किया जाता है वह लाल रंग का होता है बैटन का। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है, तो दूरी 20 मीटर की होती है, ऑप्शन सी। 104, बैटन का प्रयोग किस खेल में होता है, तो रिले दौड़ में होता है बैटन का प्रयोग। अच्छा, इसमें एक बात और जान लीजिए कि बैटन का प्रयोग रिले दौड़ में तो होता है, संपूर्ण रिले दौड़ में बैटन हाथ में ही ले जाना चाहिए, बैटन को किसी भी स्थिति में फेंकना नहीं चाहिए। दौड़ते समय यदि बैटन गिर जाए तो जिस धावक ने बैटन गिराया हो उसी को उठाना चाहिए, उसी के द्वारा उठाया जाना चाहिए। 105, इनमें से सबसे सस्ता खेल, तो सबसे सस्ता खेल तो एथलेटिक्स ही होता है। 106, कितने मीटर की दौड़ में हिट्स का आवश्यकता नहीं होता है, तो यह जान लीजिए कि 10,000 मीटर के दौड़ में हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो किन में आवश्यकता होती है यह जान लीजिए। 10,000 मीटर की दौड़ में हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है। 100 मीटर, 200, 400 मीटर की दौड़ में हिट्स की आवश्यकता पड़ती है,
यह बात समझिए। 107 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दौड़ में धावक प्रारंभिक ब्लॉक का उपयोग नहीं करता है। तो प्रारंभिक इसमें 800 मीटर में नहीं करता है प्रारंभिक ब्लॉक का प्रयोग। 108 लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए। तो 5000 से 5500 कैलोरी मिलना चाहिए। जरा सा इसको एक बार देख लेंगे और याद कर लेंगे। 109 एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक कितने लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकता है। तब मैक्सिमम 9 mm का लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकता है। एथलेटिक अपने जूतों में 9 मीटर से लंबे स्पाइक का प्रयोग इससे ज्यादा नहीं कर सकता, अधिक से अधिक से। यह स्थिति भी तब होगा जब आप सिंथेटिक ट्रैक पर रनिंग करते हैं, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना है। 110 भारत में डैश संघ ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता को नियंत्रित करता है। तो भारत में तो AAFI ऑप्शन सी ही होगा। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ही इसको मैनेज करता है, जिसकी स्थापना शायद 1946 में किया गया था। जहाँ तक हमको याद है 1946 किया गया था। 1946 के शायद 1946 में किया गया था। नई दिल्ली में इसका स्थापना किया गया था, यह भी याद रखेंगे। अब 111 में क्या कहता है। 111 में कहता है कि भारत में ट्रैक एवं फील्ड को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन कौन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 112 सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तो IAAF, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। इसमें इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1912 में किया गया था। और 1912 में इसकी स्थापना कहाँ किया गया था। तो 1912 में इसकी स्थापना किया गया था आपको लंदन में, इस एसोसिएशन का। अब आगे बढ़ते हैं। 113 IAAF का क्या अर्थ है। तो IAAF का अर्थ है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ऑप्शन ए। और ऑप्शन सी भी सही है, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ए और सी दोनों सही है। तो इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नाम दिया हुआ है, इन दोनों को याद कीजिए। 14 पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 1983 में पहला विश्व ट्रैक एंड फील्ड इवेंट आयोजित किया गया था। 1915 में क्या है कि 1915 में है यहाँ पर कि एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन इंडिया की स्थापना कब हुई। तो इसका स्थापना तो 1946 में हुआ था दिल्ली में। जरा इसको एक बार देख लेंगे। 116 डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है। लैंडिंग सेक्टर डिस्कस थ्रो का अगर देखा जाए तो 34.92 होता है। यह बात समझ लीजिए। हालांकि इसमें कुछ कंफ्यूजन चीज है। लैंडिंग सेक्टर या थ्रोइंग सेक्टर वही बात हो गया 34.92। अभी गोला के मैदान का आकार आप देखिएगा तो 2.135 मीटर होता है, और गोले का इतना ही हैमर थ्रो का भी वही ग्राउंड हो जाता है 2.135 मीटर। जो गोला का है वही हैमर थ्रो का है। लेकिन चक्का थ्रो का जो होता है उसका ग्राउंड का लंबाई बढ़ जाता है, व्यास 2.5 मीटर हो जाता है पूरा सर्कल। सेक्टर को हमेशा याद रखिएगा 34.92। 117 पुरुषों के डिस्कस का वजन कितना है। तो यह तो 2 kg का होता है, ऑप्शन बी। 118 गोला फेंकने का सेक्टर का कोण क्या है 34.92 हो गया। 19 की बात करते हैं। 119 शॉर्ट पुट वृत्त की भीतरी व्यास क्या होता है। तो शॉर्ट पुट 2.135 होता है, ऑप्शन बी। शॉर्ट पुट हैमर थ्रो का 1 होता है, बस डिस्कस का बढ़ जाता है, डिस्कस का 2.5 हो जाता है। गोला फेंक के सेक्टर का कोण होता है। गोला फेंक के सेक्टर का कोण इसमें तो नहीं है क्योंकि वह 34.92 होता है। 21
हम स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? स्टॉप बोर्ड तो जनरली हम लोग देखते हैं गोला फेंक में, जनरली हम लोग स्टॉप बोर्ड देखते हैं। लॉन्ग जंप में तो प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड लगा होता है, और पोल वॉल्ट में प्लांटिंग बॉक्स लगा होता है, जिसमें आप पोल लेके दौड़ते हैं, उसमें लगा के और जंप करते हैं उसकी मदद से, वो प्लांटिंग बॉक्स हो गया। और लॉन्ग जंप में प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड, और यहाँ पर स्टॉप बोर्ड आप समझ गए कि शॉर्ट पुट में लगा रहता है। 122 एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या है? तो फील्ड इवेंट यह हो गया, इसमें लंबी कूद जो हो गया, यह तो फील्ड इवेंट ही हो गया। 122 का बी सही जवाब होगा। 123 में क्या है? 123 में महिलाओं के लिए हैमर थ्रो। हैमर का वजन कितना होता है? तो महिलाओं के लिए वही 4 kg होता है, जो शॉर्ट पुट में वही यहाँ पर है हैमर थ्रो में। 24 किसी एथलेटिक द्वारा वृहत उपस्करों में से किसकी लंबाई मात्र 2.5 सेंटीमीटर हो सकती है? तो यहाँ तो इसमें से अगर देखा जाए 124 में इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पाइक तो उतना किसी में होता ही नहीं है 2.5। 25 निम्नलिखित में से सबसे छोटा ट्रैक इवेंट कौन सा है जिसके लिए आधिकारिक तौर पर विश्व कीर्तिमान की स्वीकृति प्रदान है? तो यह अगर देखा जाए तो बी और डी, पुरुषों के लिए 100 मीटर, महिलाओं के लिए 100 मीटर, यह स्वीकृत है अभी तक। 126 पेस दौड़ों का संबंध है। तो पेस दौड़ में आपको क्या चाहिए? सबसे ज्यादा दमखम चाहिए पेस में। हालांकि स्प्रिंट में तो सबसे ज्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसका जवाब दिया हुआ है दमखम। दमखम मतलब एंड्योरेंस, पता नहीं, इसको क्रॉस चेक हमेशा करें। हालांकि यह सही जवाब वहां के राजस्थान बोर्ड के द्वारा माना गया है। 127 आदर्श धावन पथ 400 मीटर को माना जाता है, इसमें डाउट ही नहीं है, ऑप्शन बी। 28 में कहता है हैंग तकनीक किससे संबंधित है? तो हैंग टेक्निक के बारे में तो आप समझ गए कि यह लंबी कूद से संबंधित है। आप अभी कुछ देर पहले आप पढ़े होंगे कि लॉन्ग जंप जो होता है, लॉन्ग जंप कूदने का 3 स्टाइल होता है, एक हैंगिंग होता है, एक हिचकी के स्टाइल होता है, एक सेल स्टाइल होता है। तो 128 का हो जाएगा सी। 29 प्रथम विश्व कप एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह 1983 में आयोजित किया गया था, फिनलैंड में। फिनलैंड में आयोजित किया गया था, यह बात याद रखेंगे। 130 में कहता है इसको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देख लीजिए, ऊंची कूद जो हो जाएगा, ऊंची कूद हो जाएगा स्ट्रैडल रोल से, लंबी कूद हैंग स्टाइल से मिलेगा, फर्राटा दौड़ में शोल्डर श्रम होगा, और भाला फेंक में रियर क्रॉस स्टेप हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको मिला लीजिए, इस हिसाब से आपका आंसर ए सही होगा, इस हिसाब से।